डायमंड स्टेट समिट छत्तीसगढ़ के इस खास मंच पर। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में अब मंच पर स्वागत करने वाले हैं हम उस नेता का जिन्होंने संगठन को मजबूत करने पर, संगठन को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे अगले खास मेहमान हैं भाजपा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष किरण सिंह देव जी। किरण सिंह देव लंबे समय से संगठन की राजनीति को मजबूत करने का सबसे प्रबल चेहरा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और शांत लेकिन प्रभावी राजनीतिक शैली उन्हें अलग पहचान देती है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव जी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनसे खास बातचीत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सबने भी सुना कि राज्य कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। सही सरकार चल रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। सरकार तो बीजेपी की चल रही है, बीजेपी को कौन चला रहा है अभी आपके राज्य में? वो हमारे साथ बैठे हैं। किरण जी राजा परिवार के थे, लेकिन उम्मीद की किरण है बीजेपी को। क्या उम्मीद की किरण जा रही है बीजेपी को यहाँ पर? मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले न्यूज 18 को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, पूरी टीम को। अमिताभ जी आप और कमल ज्योति जी हैं, मनोज जी, सभी को मैं बहुत अभिनंदन। और आपका यह न्यूज और निश्चित रूप से मेरी ओर से शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के हमारी पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 3 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं किरण जी। जिलाध्यक्ष से लेकर यहां तक का सफर आपने तय किया। यह तो साफ करता है कि बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता अच्छा हो शीर्ष तक पहुंच सकता है, यह साफ हो गई है। आपको कब लगा कि आप राजनीति के लिए फिट हैं? आप तो ऐसे रजवाड़े परिवार से भी आते थे, आप क्रिकेट भी खेलते थे और माना सुनने में आया कि बड़े अच्छा ऑलराउंडर थे आप। बस्तर से निकल के आपने लंबी क्रिकेट खेली, तो राजनीति में कैसे पदार्पण हो गया आपका? देखिए, राजनीति तो एक तो छात्र जीवन से छात्र राजनीति में रहा हूं मैं। जगदलपुर में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में विश्वविद्यालय कार्य समिति का सदस्य भी रहा हूं। लेकिन राजनीति का मेरा पारिवारिक परिवेश रहा है। मेरे पिता स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण जी और उस समय अविभाजित बस्तर, जो बस्तर एक हुआ करता था, उसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे लंबा समय। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों में भी रहे। मेरे बड़े भ्राता स्वर्गीय कुमार अमरदेव जी, और वे एक जाना पहचाना नाम था राजनीति के क्षेत्र में बस्तर से भारतीय जनता पार्टी में। वे भी अपने समय में, और अविभाजित मध्य प्रदेश का वो समय हुआ करता था, तब उन्होंने युवा मोर्चा से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा में और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में जो कुछ नाम थे, जैसे स्वर्गीय दादा बलिराम जी कश्यप और स्वर्गीय अमरदेव जी का नाम भी था, तो उनके साथ एक प्रेरणा, एक साथ में काम करने का, और जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारा जो विचार है, उससे प्रेरित होकर हम शुरू से ही इस क्षेत्र में रहे। किरण जी एक चीज तो मुझे समझ में आ रही है, प्रधानमंत्री ने अपील की, कई मंत्रियों ने काफिला कम कर लिया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी संदेश जा रहा है। मैंने अभी आपको देखा, आप भी लगता है एक गाड़ी आपकी आई है, उसके पीछे शायद कोई और गाड़ी नहीं थी। आप कार्यकर्ता हो सकता है 1-2 गाड़ियों में हो। क्या संदेश है छत्तीसगढ़ के बीजेपी के लोगों के लिए? साईं साहब ने तो खुद ही ऐलान कर दिया है कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएं, अब कॉन्वॉय सारे कम हो जाएं। देखिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और एक अपील की है पूरे देशवासियों से, और समय समय पर वे हमेशा आने वाली परिस्थितियों को लेकर गंभीरतापूर्वक संवेदनशीलता के साथ और सभी देशवासियों को अपील करते हैं। ये कोरोना के समय भी हमने देखा, बीच में जो यूक्रेन का और रशिया का युद्ध था उस समय भी, और अभी भी जिस तरीके से इजराइल और ईरान और
अमेरिका का जैसा अभी जो स्थिति परिस्थिति है, पूरा देश इस बात को जानता है। तो आने वाले समय में हम अपने जिस तरीके से कंट्रोल करें, अपने ऊर्जा की बचत करें, ईंधन की बचत करें, इस दृष्टि से, और उन्होंने पूरे देशवासियों को इसका संदेश दिया है, उसका परिपालन तो होना है, दूसरा स्वाभाविक रूप से होना है। हम सब उसका परिपालन करें तो बाकी और सब लोग भी उसको अब परिपालन। 2.5 साल हो गए इस सरकार को बने हुए, आपकी बीजेपी की सरकार को। मेरे ख्याल से अब 900 दिन बचे हैं अगले चुनाव होने में। तो अगले 900 दिन का क्या एजेंडा है? कुछ चीजें जो अधूरी रह गई हो, जो आप बतौर पार्टी के अध्यक्ष आपको लग रहा हो सरकार को इस पे करना चाहिए, क्या विजन है आपका अगले 900 दिनों का, जो पार्टी फिर से चुन के आए? पिछली बार काफी विपरीत परिस्थितियों में आप जिता कर लाए हो, इस नैया को पार कराया था आप लोगों ने। देखिए सर, एक एजेंडा है, वो सर्वमान्य है, और वो है डेवलपमेंट। अगर हम ये कहें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सूत्रवाक्य जो मूल वो है उनका संदेश कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर, सबके प्रयास से, और एक डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ और देश के तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से आज हम सब जानते हैं कि अग्रणी है, बहुत आगे चल रहा है। तो इन 2.5 वर्षों में आदरणीय हमारे बड़े ही संवेदनशील सहज मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से और डेवलपमेंट के कई आयाम तय किए, कई कीर्तिमान बने हैं, आने वाले 2.5 वर्षों में भी ये और तेजी से बढ़ाने का जो संकल्प है सरकार का भी है, संगठन की दृष्टि से पार्टी, और समय समय पर जब भी ऐसी बात होती है तो जो भूमिका एक राजनीति के क्षेत्र में, या कह लें कि हम जिस दल का सरकार हो प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं और संवाहक की भांति काम करने पर विश्वास करते हैं। तो ये माना जाए कि जो संगठन की डिमांड होती है उस हिसाब से भी सरकार काम करती है, जो कार्यकर्ताओं को चाहिए वो सरकार दे रही है? नहीं, देखिए, अनड्यू एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं होता है, और छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता ने, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनना सुनिश्चित किया है। यह बात ध्यान में रहती है कि सरकार जिस तरीके से, तेजी से, जिस तरीके से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे अन्य उनकी योजनाएं, कार्यक्रम हो, उसका क्रियान्वयन समूचे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक कर रहे हैं। उसमें कभी कभी बातचीत में जब हम बैठकों में होते हैं तो हमारे संगठन के तरफ से कोई सुझाव होता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते हैं, और अगर वो राज्य के हित में है, सरकार के हित में, सरकार के योजनाओं, कार्यक्रमों के हित में, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन कोई भी बात को सिर्फ इसलिए कहना है कि हमारी पार्टी की सरकार है, हम जो बोले, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो दे नोज ईच एंड एवरीथिंग। तो बातचीत के साथ संभव होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरफेयर, बहुत ज्यादा उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। छत्तीसगढ़िया व्यक्तित्व तो बड़ा सरल होता है, लोग बड़े यहाँ सरल होते हैं। आपका भी स्वभाव है कि जहां जो बुलाए आप सबके पास चले जाते हो, सबके घर। तो क्या भाजपा में इसीलिए लोगों को उम्मीद की किरण नजर आती है? नहीं, ये मेरे काम का हिस्सा है। किरण देव सिंह वो उम्मीद की किरण है? ये मेरे काम का भी हिस्सा है, मेरे स्वभाव का भी हिस्सा है, और एक खिलाड़ी स्वभाव है, एक कलाकार स्वभाव है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे से मन में ये बात है कि जो भी आपसे मिलने आए, आपका इनकार नहीं होना चाहिए, भले रात को 2 बज जाए, आपको सबसे मिलना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और जिस जगह पर प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से ये मेरे काम का अंग भी है कि हम सबसे मिले, सबकी बात सुने, जहां तक पहुंचाना हो उन बातों को पहुंचाएं, जितना सहयोग जितना हो। जैसे संगठन के मामले में, संगठन के छत्तीसगढ़ में विस्तार को लेकर, हमारे कार्यक्रम योजनाओं को लेकर, ये काम करने वाली जो शक्ति है वो हमारे कार्यकर्ताओं की है, और कार्यकर्ताओं के साथ प्रेम से बात करना, उनके साथ मिलना, उनकी बातों को सुनना, और ये स्वभाव में भी है और ये मेरे कार्य का हिस्सा भी है। आपने कहा खिलाड़ी भी रहे हैं आप, कलाकार भी रहे हैं, तो एक सफल राजनेता होने के लिए खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए क्या? नहीं, सभी प्रकार के बहुत सारे क्षेत्र हैं
बहुत सारे अंग हैं जो कि किसी भी व्यक्ति में निहित होते हैं। मेरे साथ ये रहा है कि खिलाड़ी के रूप से क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं तो एक टीम स्पिरिट का मामला रहता है। कभी कभी समय समय पे हम बस्तर के क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। इंटर स्टेट में जाना हो या फिर डिवीजन में जाना हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना हो, तो एक टीम को साथ में लेके चलने की भावना जो है, जो सीख है एक्चुअली में। दूसरी बात, क्रिकेट क्या है, डिसिप्लिन का गेम है। तो एक अनुशासन जो खेल के मैदान से खिलाड़ियों के साथ रह के जो आता है वो स्वाभाविक होता है। कला का क्षेत्र ऐसा है कि कला का क्षेत्र भी ऐसी है, जब आप मंच पर रहते हैं तो आप बहुत सारे कलाकारों के साथ अपने परफॉर्मेंस को देते हैं, तो उस समय भी एक टीम स्पिरिट रहता है। सबसे बड़ी बात है टीम भावना। राजनीति में भी टीम भावना बहुत आवश्यक है। किरण जी, एक आप बस्तर से आते हो, काफी नक्सलवाद का खात्मा, ये खात्मा ऐलान हो गया है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जब तक आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी ये चीजें खत्म नहीं होगी। देखिए, उनके इस व्यक्तित्व हम लोग पे तो माने मैं भूपेश बघेल जी की इस व्यक्तित्व पे तो मैं दुखी व्यक्त कर सकता हूं। वरना देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व क्षमता है, या आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, जिस दिन आदरणीय अमित शाह जी ने ये घोषणा की कि हम एक डेडलाइन दिया उन्होंने कि हम 26 मार्च तक 2026 तक नक्सलाइज बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, समूचे देश से खत्म कर देंगे। और जब पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, आप लोग उसके सशक्त माध्यम है, आप लोगों के माध्यम से भी, और सब इस बात को जान रहे हैं कि आज ये स्थिति है कि हमारा बस्तर पूर्ण रूप से शांति की ओर बढ़ चला है। उसका असर भी हो रहा है। सड़कों का खुलना हो गया, लोग का आवाजाही बहुत आसानी से होने लग गया, वो दिखता भी है, और बाजारों का अंदर खुलना हो गया। ऐसे कई क्षेत्र, मैं खुद बस्तर से आता हूं, और भेजी जैसे और हमारे जगरगुंडा, चिंता गुफा, ऐसे सुदूर वनांचल, उसूर है, अमा बेड़ा है, ऐसे कोयली बेड़ा, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे कि इनकी धमक हुआ करती थी, लोग आसानी से क्या कभी जा नहीं पा सकते थे, पूरा का गांव उजड़ गया था। आज फिर वो गांव बस रहा है। वहां पर मेले और मड़ई की जो बस्तर की संस्कृति है वो प्रारंभ हो रही है, बाजार हाट प्रारंभ हो रहे हैं, वहां पर जात्रा मंडई में हजारों लोग एकत्रित होकर झूम रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा हो रही है। तो इस बात का द्योतक है, ये परिचायक है कि जो वचन दिया गया था वो पूर्ण हुआ। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है छत्तीसगढ़ में, एक उसको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से कोई अड़चन तो नहीं आएगी? लोग बोलते हैं इससे जनजातीय अधिकारों का काफी नुकसान हो सकता है। नहीं, किसी आप भी कैसे जनता को समझाएंगे? नो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं आने वाली है। समुचित पूरे छत्तीसगढ़ के हित में भी है, छत्तीसगढ़ वासियों के भी हित में है। किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समाज, किसी समुदाय पर इसका किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं होना। एक रॉन्ग नैरेटिव सेट होता है, एक गलत अवधारणा जनता के सामने पेश की जाती है कि ये हो जाएगा तो उसका ये आपका नुकसान होगा, ये हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश ने इन वर्षों में और 13, साढ़े 13, 14 वर्षों में जिस तरीके से विकास के कई सोपान तय किए हैं, आज हमारे देश की परिस्थिति विश्व के मानचित्र में इतना हमारे देश के और देशवासियों को इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है। सभी क्षेत्रों में, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमारी आत्मरक्षा, चाहे हमारी औद्योगिक क्रांति जो हुई है या अन्य सभी समुचित विकास की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी सेक्टर्स में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं, उसकी सराहना तो पूरे विश्व में होती है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी के निर्णय जो होंगे निश्चित रूप से और हर क्षेत्र, हर समाज, हर वर्ग के हित में होंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तो अगले 900 दिनों का एजेंडा है ये यूनिफॉर्म यही नहीं है, और अगली बार आएंगे सरकार तो नहीं, सरकार के पास एक ही काम नहीं है, सरकार के पास बहुत सारे काम है, बहुआयामी काम है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने किसानों को लेकर, हमारी मातृशक्तियों के उत्थान के विषय में जिस तरीके से, जैसे हमारा बस्तर है, हमारा वनांचल है, आदिवासी समाज की बहुलता वाला क्षेत्र है, वहां पर नक्सलाइट जो जिस तरीके से समाप्त हुआ, उसका उन्मूलन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट, उसका रोड मैप तैयार करके, और सिर्फ तैयार नहीं हुआ है, वो धरातल पर भी अब चालू हो गया है। तो इस तरीके से मैंने कहा इस बात को कि
भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों का, सभी का डेवलपमेंट, व्यक्ति निर्माण से लेकर, और यह बात पूरे क्षेत्र के निर्माण तक समाहित है। किरण जी, आपने जो कोर टीम अपनी बनाई यहाँ पर, जो बीजेपी की छत्तीसगढ़ में, इसमें कई पुराने चेहरे हटे, लेकिन आपने कई नए युवा चेहरों को मौका दिया इस बार। क्या इस तरह के नया प्रयोग करने से पार्टी कार्डर एक्सेप्ट करता है, जो पुराने लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन जेन जी हो चाहे नई पीढ़ी हो, नए चेहरे पसंद करती है? और केंद्र में भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को बल दे रहे हैं कि नए चेहरे आए सामने। देखिए, संगठन का यह विषय, इसलिए मैं आपने जो पूछा उसमें कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा चलने वाला राजनीतिक दल है। आज हम हैं, आज जैसे मैं अध्यक्ष हूं, मुझे बनाया गया, तो उसके पहले कई अध्यक्ष होंगे, मेरे बाद कई अध्यक्ष आएंगे, मैं हमेशा नहीं रहूंगा। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं का नियोजन कहां किस तरीके से, चाहे वो संगठन में उपयोग की दृष्टि से हो, चाहे उनकी क्षमता की दृष्टि से हो, और नए पुराने सभी चेहरों का और सम्मान सहित उनका संगठन में उपयोग, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, और समय समय पर उनकी क्षमता के उपयोग और संगठन के विभिन्न दायित्वों में उनका नियोजन करना, ये एक परंपरा है। और लगातार, क्योंकि संगठन तो चिरंजीव हमेशा चलते रहेगा, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन को टेक ओवर करके जब उनके साथ मिलकर काम करेगा, तो काम करने की पद्धति क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या है, हम किस ढंग से काम करते हैं। थर्ड जनरेशन है वो सेकंड जनरेशन को टेक ओवर करे, तो आने वाले समय में लगातार ये प्रक्रिया चलेगी। तो जो थर्ड जनरेशन है, फिर आने वाले समय में वो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। तो ये सब चलते रहता है, ये सब प्रक्रिया का एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बंगाल में जीते आप, आसाम में जीते आप, केरल में इस बार उपस्थिति दर्ज हो गई ठीक ठाक से। 900 दिन बचे हैं चुनाव में। एक कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास एक ऐसी चुनावी प्रबंधन टीम है जो चुनाव के कई महीनों पहले से घुस जाती है और काम करती है। कैसे सतत प्रक्रिया क्या आपने छत्तीसगढ़ में शुरू कर दी है? क्योंकि अब 2.5 साल बाकी हैं, अगले साल से फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अमिताभ जी, एक तो मैं आपके माध्यम से बंगाल विजय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक आपके माध्यम से ये सब देख रहे हैं आपके श्रोता दर्शक, ये बहुत बड़ा विषय है। बंगाल विजय की देख लीजिए, पूरे देश भर में चर्चा, और उसके बाद देश से बाहर भी चर्चा है। जिस तरीके से बड़े बड़े अन्य देशों से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसकी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित हो रही है, इस बात का परिचायक है। और बंगाल का विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विषय नहीं है, यह निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक प्रमुख विषय है। वरना बंगाल की जो स्थिति धीरे धीरे जो निर्मित होते जा रही थी, और जिस तरीके से वहां की परिस्थितियां जन्म ले रही थी, चुनाव में चुनावी हिंसा जिस तरीके से वहां रूप धारण कर रहा था, प्रगति वहां की रुक गई थी, विकास वहां का रुक गया था। और मैं तो कहूंगा कि जनता वहां की जो थी, वो कुछ बोलने भी के लिए भी उनके पास कुछ नहीं रहता, तो वे बोल भी नहीं सकते थे, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते थे, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। एक अलग विचित्र परिस्थिति बंगाल की हो गई थी। तो पूरे देशवासी घुसे, जिस तरीके से वहां उत्साह मनाया जा रहा है, जनता में जो उत्साह है वो बीजेपी का हो नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से वहां का उत्साह है आप देख लीजिए, और पूरे देश से बधाई आ रही है। आसाम में तीसरी बार, उसकी भी बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में पांडिचेरी फिर हमने रिटेन किया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। और केरल और तमिलनाडु में ठीक है, लेकिन हमारा वहां पर मत का प्रतिशत बढ़ा है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में भी, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे केरल हो या तमिलनाडु हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित की दृष्टि से हमारे जितने भी प्रांत हैं वो उसमें निहित होने चाहिए, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप बार बार ये कहते हैं अपने भाषणों में संगठन ही सरकार का आधार होता है, तो मान लो संगठन और मंत्रियों के बीच कोई संवाद स्थापित करना हो या संवादहीनता हो रही हो, तो क्या आप पहल करके इन सब चीजों को दूर कर रहे हैं? अमिताभ जी, मैं आपको ये बताऊं कि सरकार में कौन है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 बार के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं,
हमारे जो चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों, हमारे अरुण साहू जी मुझसे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष हैं, और हमारे विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे महामंत्री थे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे पहले। मंत्रियों की भी आप श्रृंखला देखें, सभी सम्मानीय मंत्रीगण हमारे किसी ने मोर्चा के, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तो श्याम बिहारी जायसवाल जी, इसी प्रकार लक्ष्मी राजवाड़ी जी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, टंकराम वर्मा जी हमारे जिला रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष रहे हुए हैं। अब सत्ता में जाना है तो संगठन के बीच से ही तो जाएंगे। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मध्य, हमारे सभी सम्मानीय मंत्रियों के मध्य किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, बातचीत में भी गैप नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति भी होती है, सहभागिता भी होती है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए, मेरा यह मानना है कि किसी प्रकार का वो नहीं है, कहीं अलग से उठा के कोई नया पहली बार जो मंत्री बना दिया गया हो, ऐसा नहीं है, सभी संगठन के लोग हैं। किरण जी, एक आप जिला अध्यक्ष से लेकर यहां तक पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष तक, तो एक सवाल तो बनता है कि युवा अवस्था से लेकर बीच में ऐसी कौन सी सीख आपको मिली किसी बड़े नेता से या अपने काम करने में कि आप अब बड़े बड़े संगठनात्मक फैसले ले पाने में आपको सक्षम बनाती है? कोई एक बड़ी सीख जो किसी बड़े नेता से मिली हो या काम करने के में अनुभव में मिली हो? नहीं, देखिए, राजनीति का यह विषय है कि आप किसी भी दायित्व में रहें, आपके सीखने की प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। स्वाभाविक है, जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देखते हैं तो आप देख लीजिए, इतने वर्षों में गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए हो, चाहे अभी प्रधानमंत्री रहते हुए, एक दिन का अवकाश नहीं लिया है उन्होंने, और दिन रात, और राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश हित की चिंता, उस चिंता के लिए उनकी योजनाएं, देश कैसे विकास की ओर बढ़े, सभी सेक्टर्स में एक बहुत, मैं तो ये कहूंगा कि अद्भुत है उनकी कार्यक्षमता। तो जब हम किसी दायित्व में रहते हैं, उस दायित्व के साथ हम समुचित रूप से न्याय कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपको ऐसे प्रेरणा जो हमारे सामने है, और उनके दिन रात उनको देखते हुए कोशिश करें। अगर हम उनके जैसा नहीं तो उनके जिस तरीके से कार्यप्रणाली कार्य करने की योजना है, उस तरीके से हम अपने आप को ढालने का अवसर जो हम मिलता है, वो हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ऐसा नहीं लगता कि पिछले 12 साल में जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, काम करना बहुत बढ़ गया है? किसी नेता को वीकली ऑफ नहीं मिलता है, कोई हॉलीडे नहीं मना पाता, जो पहले हम लोग कांग्रेस के जमाने में देखते थे कि नेता विदेश घूम रहे हैं, कौन मंत्री कहां गया है। आपको लगता नहीं अवकाश, देखिए अवकाश शब्द आपके शब्दकोश से गायब हो गया? आप लोगों के मैंने कई बार कहा है, सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का जब बातचीत होती है उनसे तब भी कहा है, कहीं हम बात करते हैं अपने बैठकों में, कार्यक्रमों में, तब भी मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी 365 दिन अपने कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच ले जाते हैं। देयर इज नो एक्सक्यूजेज। हम अब अगर ये मैं कहूं कि एक शब्द है राजनीति में कार्यक्रम योजनाओं के विषय में कि 24/7, तो भारतीय जनता पार्टी में रोज कार्यक्रम रहते हैं। हमारे मतलब बहुत बड़ी फोर्स है, हमारे बूथ तक की कमेटी की गठन है हमारा, हमको लगातार उनके साथ बैठ के, अभी प्रदेश कार्य समिति, उसके बाद जिला कार्य समिति, उसके बाद मंडल कार्य समिति, शक्ति केंद्र, बूथ तक, ये परंपरागत रूप से चलता है। सभी के लिए निश्चित समय में काम आवंटित, इसलिए कोई अवकाश या दिन रात लगे हैं, तो जैसा दायित्व है, जिसके ऊपर जैसे जवाबदारी है, उस जवाबदारी को लेकर वो काम करते हैं। अब आपने एक चीज आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि अब वक्त समाप्त हो चला है हमारा, 20-25 मिनट जो हमें समय कम होता है भाई साहब, भारत में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अब जाते जाते आखिरी 3 आपके क्या मुद्दे हैं जो अगले 2.5 साल में संगठन के लिए आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? देखिए, संगठन का समुचित गठन, जो हमारी प्रणाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश, जिस तरीके से हमारे कार्यक्रम है, हमारे नियमित बैठक होना, नियमित हमारे अभी हमारा प्रशिक्षण का महाअभियान चल रहा है। हमने मंडल के प्रशिक्षण अभियान किए, फिर हम जिले का करने जा रहे हैं, अभी चालू हो गया जिले का। हमारी मंडल और जिले और बूथ की बैठकें, हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम के निमित्त बैठक और संगठन के विषयों को लेकर बैठक, यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। इसके अलावा समय समय पे जिस तरीके से हमारे अन्य अभी आने वाले समय में हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और लेकर संगठन के कामों को नीचे तक ले जाना, यह विषय है।
क्योंकि हम किसी आने वाले चुनाव की दृष्टि से कार्यक्रम हमारे नहीं बनते हैं। हम सतत प्रक्रिया है कार्यक्रमों का हमारा, और उसके माध्यम से हम जनता के बीच ले आते हैं। वो चाहे सरकार की योजना कार्यक्रम हो, डबल इंजन की सरकार का विषय पूरा देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अब तो 22 राज्यों में हम और हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सरकार हैं। आप देखिए केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मैतारी वंदन, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों की चिंता की। 70-72 लाख बहनों को, हमारे 70 लाख से भी ज्यादा बहनों को 1000 रुपए उनके खाते में, ये जाना है, मतलब जाना है, हर महीना जाना है। तो इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो काम है वो करना है, मतलब करना है निश्चित समय में। और उसका परिणाम भी देख रहे हैं आप कि आज देश के 70 से भी ज्यादा ऐसा प्रतिशत हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उसके पहले से भी, और लगातार दिन रात जो प्रयत्न होता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे सरकारों के द्वारा जो जन उपयोगी जो कार्यक्रम रहते हैं, जनता के बीच जाकर उनको हितग्राही से लाभार्थी बनाने की जो कार्यक्रम रहते हैं, उसको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनको लाभ मिल रहा है, बड़ा विषय है। तो निश्चित रूप से ये 3 काम हैं जो संगठन और सरकार के साथ समन्वय के साथ मिलकर करना है, और वो कर भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी, और राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो, आदरणीय अमित शाह जी का हो, हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं, उनके माध्यम से जो भी टास्क दिया जाए, जो भी टारगेट दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना सर्वस्व लगा देता है उस काम को पूरा करने में। लोग बोलते हैं कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी शैली जो है, कार्यशैली काफी शांत है लेकिन काफी प्रभावी है। क्या ये बस्तर की मिट्टी का असर है क्या? देखिए, बस्तर की मिट्टी, बस्तर के लोग, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, छत्तीसगढ़ के लोग, देखिए इसको मैं इस बात से जोड़ देता हूं कि इसीलिए पूरे विश्व में कहीं आपने किसी देश के नाम के आगे माता जोड़ा है क्या? ये तो हमारा ही सौभाग्य है कि हमारी जो हमारा देश है उसमें माता लिखा होता है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को महतारी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी, यहां का पानी बहुत मीठा है, यहां की बोली बहुत मीठी है, यहां के लोग बहुत सरल सहज हैं, बहुत मीठे हैं, और बस्तर से सरगुजा तक छत्तीसगढ़ में आपको यही स्वभाव मिलेगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, हमारा धरोहर है, हमारी पहचान है, और इसलिए तो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबसे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी काफी बढ़िया है। नहीं, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में एक और रिसर्च बताती है कि उसको पुराने फिल्में देखना भी पसंद है और पुराने गाने भी उसे अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं देखिए पुराने गाने आप, नहीं, मैं हमेशा खुश कौन सा रहता गाना है जो आपको काफी इंस्पायर करता है? नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूं। मैंने कहा ना कि मेरा कलाकार स्वभाव, खिलाड़ी स्वभाव है, तो हम हमेशा खुश रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे बैठकों का, कार्यक्रमों का और मिलने जुलने का क्रम रहता है, और इस तरीके से सारी चीजों को खुश रह के, हंसी मजाक के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बात संवाद करके, इसी तरीके से हमको आगे ले जाना है पार्टी को। और मुख्य रूप से किरण देव तो एक कार्यकर्ता है। मैंने पहले कहा कि मूल रूप से मूल तो हम कार्यकर्ता ही है, दायित्व तो हमको समय समय पे आगे पीछे हर किसी को मिलता है, नहीं रहता है। तो हमारा जो कार्यकर्ता का स्वभाव है वो अगर बना रहा तो फिर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे पदाधिकारी हों, सबके साथ समन्वय बनाने की स्थिति बने रहती है। राजनीति के क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो आधार है भारतीय जनता पार्टी में, वो है समन्वय, वो है संवाद। ये समन्वय और संवाद ये बहुत आवश्यक है। और तीसरा जो है प्रवास, तो स्वभावगत है, निश्चित रूप से सभी के साथ हम लोग मिलजुल के आपस में बातचीत करके बात करते हैं। संवाद बहुत आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी इसका एक, भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत प्रमुख विषय है। हम उसको दिन रात आपस में मिलकर करते हैं। तो चलते चलते 2 पंक्तियां कुछ सुना सकते हैं जो आप, नहीं, जो आपके छत्तीसगढ़ की जनता को भी भाए? पंक्तियों का मामला नहीं है, मुझे क्षमा इसलिए करेंगे, अभी वर्तमान में वो स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि हम सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारे स्वभाव में अगर थोड़ा कला हो हमारी जगह, चाहे वो नाट्य मंच हो, चाहे गीत संगीत हो, चाहे हम एक खिलाड़ी का स्वभाव हो, खिलाड़ी के रूप में हम खेल को देखें। अब मैं अगर दिन भर कार्यक्रमों में रहता हूं तो मैंने एक सिस्टम डेवलप करके रखा है। मेरे टीवी में जो ये मैचेस होते हैं क्रिकेट के, वो टेप करने का वो है, तो मैं 2 बजे भी जाता हूं तो उसको थोड़ा न थोड़ा देखता हूं, थोड़ा सा खुले दिमाग से,
तो राजनीति में हम लोग तो क्योंकि दिन रात काम करते हैं, हमारी बैठकों का क्रम निरंतर जारी रहता है, इन सब का अगर सब मिलके चलता है तो एक कार्यकर्ता को काम करने में बहुत सहजता होती है, ये मेरा मानना है। तभी तो मैं आखिरी में, अब आप गा नहीं सकते लेकिन 2 लाइनें तो बता सकते हो जो गाना आपको बहुत पसंद है, जो इंस्पायर करता हो। नहीं, खाली ऐसे वक्त में आप देखिए, सुनना पसंद करते मैं हो। आपको बताऊं, मैं गाने की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ, इसको समाहित कर लीजिए। मैं 70s 80s के गाने पसंद करता हूं। डेफिनेटली वो दौर बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार, मन्ना डे, तो इनमें एक विशेषता थी, मैं उसको देखता हूं। किशोर कुमार की आवाज में उल्लास और उमंग था, उनके गाने कोई फ्लॉप गाने नहीं रहे, इसलिए किसी एक को चुनना बड़ा वो रहता है। और एक मुकेश जी के गाने में दर्द हुआ करता था, उनकी आवाज में दर्द था। मन्ना डे हैं, महेंद्र कपूर हैं, मोहम्मद रफी जी, उनका जो हाई पिच हाई रेंज होता था उस समय के गाने। अब के गाने आप एक बार 2 बार सुन के बंद कर देंगे, लेकिन 70s 80s के गाने जो हैं आज भी लोग अपने, लेकिन आवाज में आपकी किशोर कुमार जैसा उल्लास नजर आता है। नहीं, वो खत्म हो चुका है, अब तो नहीं होता, लेकिन सुनते जरूर है, सुनने का शौक है, ये कर लेता हूं मैं। लेकिन 2 पंक्तियां बिना गाए जो इंस्पायर करती। बहुत अच्छा लगता है। अभी वर्तमान में एक गाना आया है और मैं क्षमा मांगूंगा कि उसको मैं स्वर में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उसके वर्डिंग्स बहुत अच्छे हैं। सूरज हुआ मध्यम, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है अभी के गानों में। पुराने गानों में तो बहुत सदाबहार गाने रहे हैं, हकीकत, यकीन, ऐसे बहुत सारे पिक्चर पुराने रहे हैं पुराने जमाने के, तो उसको एक अलग वो करना वो नहीं होगा। सभी गाने बहुत अच्छे हैं। थोड़े लाइट मूड के गाने रहते हैं जो अच्छे लगते हैं, लाइट मूड के, तो लाइट मूड के गाने में आप आए, हमारे साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका और अमिताभ जी, आपका भी, अजय जी का भी, और कमल ज्योति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का अभिनंदन। किरण सिंह देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।